Students, welcome back. In the previous video, we have understood how to find out 5 yearly moving averages. That means we have find out trend by using the method of 5 yearly moving averages. Now the last method which is remaining, that is 4 yearly moving average, that we will understand in this question. That is illustration number 10, page number 176. Now these are the values which is given in the question, and in this question it is asked that find out the trend by applying 4 monthly moving averages. Here month is given, month, that's why it is monthly moving average. If year was given, then it will be yearly moving average, और अगर days दे के रखा है then 4 days moving average. So based on the question we will put the heading. So it is month, and this column is the variable. We have to denote it by y, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था. टाइम पीरियड को t से डिनोट करेंगे और जो वेरिएबल उसे y से डिनोट करेंगे. सो वी हैव डिनोटेड बाय y. इट इज़ गिवन सेल्स, लाख रुपीज़ के हिसाब से ये सेल्स दे के रखा हुआ है. सो और फर्स्ट स्टेप विल बी, हमारे पास जो टाइम पीरियड दैट इज मंथ, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम में. इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव डन इट. सो दिस विल बी टी. फर्स्ट इज मार्च, तो मार्च फर्स्ट मंथ हो गया. अप्रैल सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ जून विल बी 4, दिस इज 5th, 6th, 7th, 8th month, 9, and this is 10th month, last one. Now one change is there when you are copying the question. Previous questions, that is while doing the calculation of 5 yearly moving average और 3 yearly moving average, हमने क्या किया था, टाइम पीरियड में और वेरिएबल के बीच में हमने कोई भी गैप नहीं छोड़ा था इन बिटवीन. फॉर एग्जांपल मार्च के बाद अगर ये क्वेश्चन में हमें 5 ईयरली फाइंड करना होता तो मार्च के बाद डायरेक्टली अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई. लेकिन यहाँ पे क्या करना है, वेन एवर यू आर फाइंडिंग आउट 4 ईयरली मूविंग एवरेज, आइदर मंथली, ईयरली और डेज, तो अगर 4 ईयरली मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा कि वेरिएबल दैट इज टाइम पीरियड के बीच में हमें एक एक लाइन का गैप छोड़ना है. सो पुट दिस पॉइंट इन योर माइंड. whenever you are finding out 4 monthly or 4 yearly or 4 days moving average, वैल्यूज़ के बीच में एक एक लाइन का गैप छोड़ना है. लीव 1 line gap, then write down the question. Is it clear? Now come to the next step. टाइम का कॉलम बन गया. नेक्स्ट स्टेप विल बी, जिसे हम करते थे पहले, टोटल करते हैं. सो और नेक्स्ट कॉलम विल बी 4 monthly moving total. So this is our next column, 4 monthly moving total. तो 4 monthly moving total है तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ. तो ये जो 4 मंथ है इनकी वैल्यूज़ क्या है, 5, 3, 7, 6. ये हमारे 4 मंथ हो गए. इनका टोटल करेंगे हम 1, 2, 3, 4. ये 4 मंथ हो गए. इनका टोटल लिखेंगे कहाँ, एस ऑब्वियस, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे. कहाँ लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे. तो ये फर्स्ट, सेकेंड, तो सेंटर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है. 1, 2, सेंटर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है. तो ये हो गया इसका सेंटर. दिस विल बी द सेंटर, यानी सेंटर में लिखना है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम. इज इट क्लियर? और टोटल कौन सी वैल्यू का करेंगे, 5 + 3 + 7 + 6. इनका टोटल कितना हो जाएगा, 21. अब क्या करना है, जैसे हम पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में करते थे, जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी, फर्स्ट मंथ की जो वैल्यू है मार्च की, इसे क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे. क्लियर? दिस इज द वन मेथड. इसे एलिमिनेट करने के बाद में यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, यानी नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ का टोटल 3, 7, 6, 4. दिस इज वन मेथड. सेकेंड मेथड,
ये जो हमने टोटल किया, टोटल के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। टोटल के सामने तो कोई वैल्यू है नहीं, उसके ऊपर जो वैल्यू वहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिस विल बी द बेटर। टोटल है, इतना याद रखना है, टोटल के ऊपर से स्टार्ट करना है। ये टोटल है, टोटल के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो 3 है, 3 से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे कहाँ पे, 1 2 3 4। तो सेंटर ये रहा यहाँ पे, तो ये सेंटर आ गया, यहाँ पे लिखेंगे। सो 3 + 7 + 6 + 4 और इनका टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नाउ इट्स वेरी सिंपल, ये टोटल हो गया। तो टोटल के ऊपर जो वैल्यू आ रही है, कौन सी वैल्यू आ रही है, 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 + 6 + 4 + 8, तो ये 4 वैल्यूज़ आ गई, 1 2 3 4 वैल्यूज़ आ गई और इनका जो टोटल आएगा दैट विल बी 25। नेक्स्ट स्टेप, ये 25 लिख दिया हमने यहाँ पे, टोटल हो गया। तो टोटल के ऊपर से स्टार्ट करना है, सामने कोई वैल्यू है नहीं, ऊपर से स्टार्ट करना है। ऊपर कौन सी वैल्यू, 6 + 4 + 8 + 9। अगेन आई एम रिवाइजिंग, ये टोटल है, टोटल के जस्ट ऊपर से स्टार्ट करेंगे और 4 वैल्यूज़ का टोटल लेंगे। दैट इज़ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 और इनका सेंटर कहाँ पे आएगा, ये रहा, यहाँ पे आ रहा है। तो इसके सामने लिख देंगे यहाँ पे 6 + 4 + 8 + 9 और इनका जो टोटल आएगा दैट विल बी 27। अब ये टोटल है, तो टोटल के ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 4 + 8 + 9 + 10 इज इक्वल टू, इनका जो टोटल होगा दैट विल बी 31। दिस इज द टोटल। तो टोटल के ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज़ आ गई। सेंटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 + 9 + 10 + 8 और इसका जो टोटल आएगा दैट विल बी 35। अब ये टोटल हो गया, इसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 9 + 10 + 8 + 9 इज इक्वल टू, टोटल विल बी 36। अब ये टोटल आ गया, इसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3, वी आर गेटिंग ओनली 3 वैल्यूज़ और हम फाइंड आउट कर रहे हैं 4 मंथली मूविंग टोटल। तो 4 का टोटल तो आ नहीं रहा, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डैश आ जाएगा और ऊपर भी यहाँ पे डैश आ जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट कॉलम विल बी, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली एवरेज नहीं फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट कॉलम विल बी पेयर वाइज टोटल। पेयर वाइज टोटल। अब पेयर वाइज टोटल में फर्स्ट में कोई वैल्यू नहीं है तो डैश, यहाँ पर भी सेकंड में भी कोई वैल्यू नहीं है तो डैश। अब इसके बाद में यहाँ पे वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू आ रही है, तो क्या करेंगे, इनका पेयर बनाएंगे इन 2 वैल्यूज़ का और इनके सेंटर में लिखेंगे। तो ये 2 वैल्यूज़ है, इनका सेंटर क्या होगा, दिस विल बी द सेंटर, ये सेंटर होगा। तो उसके सामने यहाँ पे सेंटर में लिखेंगे और पेयर किसका बन रहा है, 21 और 20 का। सो 21 + 20 और वैल्यू आ जाएगी 41। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब यहाँ से पेयर बनाएंगे, फर्स्ट वैल्यू रहने देंगे 20 + 25, सेंटर विल बी दिस, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 + 25 इन टोटल विल बी 45। अब क्या करेंगे, यहाँ से पेयर बनाएंगे और सेंटर में लिखेंगे, सो 25 + 27 एंड योर आंसर विल बी 52। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से पेयर बनाएंगे और इनके सेंटर में लिखेंगे, सो 27 + 31
इज इक्वल टू 58। अब क्या करेंगे, यहाँ से पेयर बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर, और ये और इनका सेंटर यहाँ पे आ जाएगा। सो 31 प्लस 35 इज इक्वल टू 66। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों का पेयर हो गया, तब इसे छोड़ देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 35 प्लस 36 और इनके सेंटर में लिखेंगे 35 प्लस 36 71। अब ये 9 के सामने कोई वैल्यू नहीं है तो डैश, 10 के सामने कोई वैल्यू नहीं है तो डैश। अब जो हमने पेयर वाइज टोटल किया, 3 के सामने आ गया, 4 के सामने, 5 के सामने, 6 7 8 और यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं क्योंकि आगे पेयर नहीं बन रहा है। नाउ वी विल फाइंड आउट द एवरेज, दैट विल बी 4 monthly moving average. Here it will be dash, here it will be dash. अब ये जो 41 है, नो डाउट वी हैव रिटन हियर 4 मंथली मूविंग एवरेज, लेकिन हम इसे 41 को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। रीज़न इज़ वेरी क्लियर, हमने ये जो 41 जो वैल्यू लेके आई है, अगर हम एवरेज फाइंड आउट कर रही थी, 41 कितने वैल्यूज़ का टोटल है, जस्ट ऑब्जर्व इट हियर। 21 तो 21 कितनी वैल्यूज़ का टोटल था, 1 2 3 4 वैल्यूज़ का 21। अगेन 20 को प्लस किया हुआ हमने तो 1 2 3 4 वैल्यूज़ का 20, 4 वैल्यूज़ का टोटल 20। तो ये 4 वैल्यूज़ का टोटल 21, अगेन 4 वैल्यूज़ का टोटल 20, तो टोटल कितनी वैल्यूज़ हो गई, 8 वैल्यूज़ हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं देन वी हैव टू डिवाइड इट बाई 8। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। whenever you are finding out the 4 monthly, ईयरली और डेज मूविंग एवरेज, आपको डिवाइड करना है 8 से, क्योंकि हमने यहाँ पे 8 वैल्यूज़ का टोटल लिया हुआ है यहाँ पे सेंटर में लाने के लिए। एंड योर आंसर विल बी 5.13। दिस इज द फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू। नेक्स्ट 45 डिवाइड बाई 8 एंड योर आंसर विल बी 5.63। 52 divided by 8 6.5। 58 divided by 8 and your answer will be 7.25। 66 divided by 8 your answer will be 8.25। 71 divided by 8 your answer will be 8.88। अभी कंटिन्यूशन में आ रहा है तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स में राउंड ऑफ किया हुआ है। एंड हियर इट विल बी डैश एंड हियर ऑल्सो इट विल बी डैश। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड हाउ टू फाइंड आउट 4 मंथली। क्वेश्चन में मंथ दिया हुआ है तो मंथली, अगर ईयर दिया है तो ईयरली, और अगर डेज दिया है तो डेज, और अगर वीक्स दिया है तो वीकली। होप यू हैव अंडरस्टूड। वी फाइंड आउट 4 मंथली मूविंग एवरेज। थैंक यू।